बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। आज के दिन में भी कई अहम तरीन पेशरफ्तें हुई हैं सियासी हवाले से भी, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो अहम तरीन फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि तौहीन अदालत एक्ट 2012 को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया जाता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है कि नया कानून अदलिया का इख्तियार कम करने की कोशिश है और इसकी मुताद्दिद शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। अदालत का यह भी कहना था कि कानून सिरे से मौजूद ही नहीं और अपने वजूद के दिन ही 12 जुलाई से कलअदम इस कानून को करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस फैसले में कहा है कि किसी कानून के ज़रिए आइन में मौजूद अदलिया की आज़ादी को कम नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि नए कानून का सेक्शन 2A और 3 आइन से मुतसादिम है। अपने हुक्मनामे में ये भी बताया गया है कि जो दरखास्तें इस हवाले से जमा की गई थीं वो तमाम की तमाम काबिल समात हैं, और ये बताया गया कि आर्टिकल 248 में शामिल ओहदेदारों के अलावा किसी दीगर शख्सियत को हासिल इस्तिस्ना गैर आइनी है, और नए कानून का सेक्शन 6 अदालत की आज़ादी के उसूल के मनाफी है। इसके साथ साथ आइन के ख़िलाफ़ और 8 अदालती इख्तियार को कम करने की कोशिश है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तौहीन अदालत कानून 2012 की शिक 11 भी आइन के आर्टिकल 37D से मुतसादिम है, जिसका ताल्लुक अपील से मुताल्लिक है और इसका फ़ैसला चीफ जस्टिस ने करना होता है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि सदर और वज़ीर आज़म समेत कोई भी तौहीन अदालत की कार्रवाई से इस्तिस्ना का हकदार नहीं है। हुकूमत की जानिब से और इसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये एक्ट मंजूर किया गया था मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्लियामान में, और उसके बाद इस पर सदर के दस्तखत हो गए थे और इसे बाकायदा कानून की शक्ल दे दी गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत एक्ट 2012 को कलअदम करार दिया। इसके असरात क्या हो सकते हैं, और अब जबकि सदर ने अपने इत्तेहादियों का इजलास आज रात एक बार फिर तलब कर लिया है, इस फैसले के बाद पीपल्स पार्टी की अगली हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में। आप बताइएगा शर्मिला फारूकी साहिबा के आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस एक्ट को कलअदम करार दिया गया है और पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली अब सामने आई है, इत्तेहादी जमातों का इजलास भी सदर साहब ने तलब कर लिया है, पीपल्स पार्टी की अगली हिकमत अमली क्या होगी? देखिए जावेद साहब, बात यह है कि आइन के तहत तमाम इदारों का जो दायरेकार है वो आइन ने बड़े वाज़े तौर पे तयन किया हुआ है, और पार्लियामेंट के जहाँ तक इख्तियारात का ताल्लुक है, पार्लियामेंट वो इदारा है जो कानून साजी करता है। बहरहाल पार्लियामेंट ने कानून साजी की और एक लॉ उसके नतीजे में सामने आया जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है जो मुझे लगी कि आज जो जजमेंट आया है उससे हम में से कोई सरप्राइज़ नहीं है, ना हम कोई इसके बरक्स कोई और फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे। वी एक्सपेक्टेड दिस डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पिछले चंद रोज़ से जो प्रोसीडिंग्स थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो मोतबर जज साहिबान के जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, मेरे ख्याल है कि इसमें आपको या मुझे कोई भी अबहम कभी भी नहीं था कि ये इस लॉ को स्ट्राइक डाउन होना है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी और जो मुझे वाकई पसंद नहीं आई, उसमें ये कहा गया है कि जनाब ये कानून के पीछे बड़ी बदनीयती थी। अब मुझे समझ नहीं आती एक बात कि पूरी पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट में तमाम कानूनदान जो बैठे हैं जिन्होंने यह कानून बनाया और पास किया, जिस पे वोटिंग हुई, उनको आप किस तरीके से बदनीयत कह सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ आता कि 5 मोतबर अशखास ये बात पार्लियामेंट के उन तमाम मेंबरान के ऊपर ये कह दें कि वो बदनीयत हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। ये पहली बार मैं ऐसी चीज़ें
सुन रही हूँ और देख रही हूँ अपनी इसमें शर्मिला साहब शायद एक वजह ये थी कि एक तो उजलत में हुआ, फिर एक मामला 8 अगस्त का भी था कि एनआरओ के सिलसिले में जवाब मांगा गया है, तो शायद इसी वजह से कहा गया कि ये उजलत में बनाया गया कि आप शायद जब आपको पता था कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा तो फिर ये कानून लाया क्यों गया? नहीं, हमें नहीं पता था कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। मैंने कहा कि चंद एक दिनों से जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के तहत, जो हम ऑब्जर्वेशंस देख रहे थे, जो आप ही के तमाम चैनल्स के ऊपर टिकर्स चलते हैं और जो आपके रिपोर्टर्स वहाँ से बयान करते हैं कोर्ट रूम से, उससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि स्ट्राइक डाउन होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जावेद साहब, आप तो ये रीजंस दे रहे हैं ना कि जी उजलत में बनाया गया और 8 तारीख आ रही थी और एनआरओ पे जो है वो जवाब तलब किया गया, तमाम चीज़ें, ये रीजनिंग आपको देनी नहीं चाहिए। बात यह है कि बदनीयती एक बहुत बड़ा एक स्वीपिंग एक ऐसा अल्फाज है जो उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो अवाम के वोट लेकर आए। ये वो इदारा है पार्लियामेंट जिसने आपको 73 का आइन भी दिया है। ये वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको आइन ये इख्तियार देता है कि वो कानून साजी करें। आपको चंद एक शिकें अगर नागवार गुजरती हैं, आप उसकी तशरीह करते हुए आप उनको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की नीयत पे इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, मुझे बजाते खुद बड़ा बुरा महसूस हुआ। और ये भी कहा गया है, अपेरेंटली मैंने शॉर्ट ऑर्डर तफसीलन नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें कहा गया है, जो मैं आप ही के टेलीविजन चैनल्स पे सुन रही थी, किसी एक शख्स को बचाने के लिए किया गया। देखिए, जहाँ तक बचाने का ताल्लुक है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाना चाहते हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर निकालेंगे सर आप? और जहां अदालत में बैठे हुए मोतबर जज साहिबान अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करते हैं ना कि जी ये कानून हमारे अख्तियारात में के मुतसादम है या हमें हमारे इख्तियारात कम करने के लिए, तो वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं ना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गैर आईनी बात नहीं है। पाकिस्तान का आइन आपको ये इख्तियार देता है पार्लियामेंट को कि वह कानून साजी करने का इदारा ही पार्लियामेंट है, और उसमें तमाम जो बैठे हुए लोग हैं, कोई उजलत की बात नहीं थी। एक बिल आया, हमने अपना होमवर्क किया, हमने अपने इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में लिया, हमने उससे मुशावरत करी, मुशावरत के बाद हम वो एक बिल लेकर आए। ऑपोजिशन का क्या काम था कि ऑपोजिशन इस पर डिबेट करता, उन्होंने डिबेट नहीं करी, चंद एक शोर शराबा किया और वॉकआउट कर गए। ये आसान तरीका है ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए कि जी हम वॉकआउट कर गए। भाई आप बैठे हैं, आप उसके प्रोज और कॉन्स के ऊपर डिस्कस करें। जब आप पार्लियामेंट में नहीं होंगे, जितने लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो समझते हैं कि ये कानून बनना चाहिए था, उन्होंने बना दिया। अब जो आपने हिकमत अमली की बात करी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, देखिए एक कानून स्ट्राइक डाउन हुआ है। सदर साहब ने अलाइड पार्टीज की आज एक मीटिंग बुलाई और ये कल ही बुला ली थी क्योंकि अंदाजा हमें था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब इसके ऊपर बैठ के हम अपना एक लायमल तय करेंगे, आया हमें अपील में जाना है, नहीं जाना, हमें कोई और कानून लाना है, नहीं लाना, क्या करना है। जाहिर बात है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ का कानून बनाने में भी अलाइड पार्टीज, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ थे जिन्होंने बैठ के इस पर वोट किया। तो दिस इज नॉट ओनली पीपल्स पार्टी, एक कलेक्टिव डिसीजन होगा जो अलाइड पार्टीज का होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट है। और मैं तो ये समझती हूँ कि पार्लियामेंट को इस पर डिस्कस करना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए कि आया किस हद तक ये इख्तियारात होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को इन टोटलिटी आप इस तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दें। अच्छा, इसमें जो देखें नुकात उठाए गए थे शर्मिला साहिबा कि देखें ये इम्तियाजी कानून है, अगर वज़रा हैं, वज़राए आला हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो वो मुस्तस्ना होंगे और एक आम आदमी की पकड़ होगी, तो वो तो देखें उसमें तो यही नुक्ता उठता है कि ये एक इम्तियाजी कानून था। जावेद साहब, मैं एक आपको बात बताऊं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, उसके तहत बहुत सारे मोतबर जज साहिबान ने हलफ भी उठाया। उस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को हम पीसीओ कहते हैं इन शॉर्ट, पीसीओ के तहत जिन तमाम जज साहिबान ने हल्फ उठाया, उस हल्फ में ये लिखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान दे विल रिमेन सस्पेंडेड। उस हल्फ को मोतबर जज साहिबान ने, बहुत सारे जज साहिबान जो आज भी बैठे हुए हैं अपने बहुत अहम मनसब पे, उन्होंने ये हल्फ उठाया। उस वक्त किसी को याद नहीं आया कि ये आइन के मुतसादम है या ये फंडामेंटल राइट्स
को इन्फ्रिंज कर रहा है, उस वक्त तो बड़े आराम से एक बार नहीं दो बार हलफ उठाए गए। और मैं दोबारा इस बात पे आऊँगी कि कैसे एक शख्स या 2 या 5 या 10 या 16 अशखास जो हैं, चाहे वो कितने ही लर्नड कितने ही ऑनरेबल क्यों ना हो, पार्लियामेंट जिसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी मैं समझती हूँ कि अवाम के वोट वो लेकर आए, अच्छे बुरे उसका फैसला अवाम फिर करेगी इलेक्शन के अंदर, लेकिन आप उनकी नीयतों को उस पर किस तरीके से शक कर सकते हैं, किस तरह आप उनको बदनीयती पे मबनी कह सकते हैं कि जी उन्होंने ये कानून साजी करी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। फिर आप बहुत इस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आई हैं जिसने जो आपकी जो बेसिक लॉ स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी बड़ा चेंज कर दिया है। ये आने वाले दिनों में, ये सिर्फ देखिए पीपल्स पार्टी और अदलिया की बात नहीं है, ये आने वाले दिनों में मुल्क की जो कानून साजी है, मुल्क में जो पाकिस्तान में जो कानून साजी होती है, जिस तरीके से पार्लियामेंट अपने आप को कंडक्ट करती है, अदलिया अपने आप को कंडक्ट करती है, उस पर बहुत बड़े बुरे तरीके से अच्छा 8 अगस्त तो है, एक बार फिर आपको जाहिर है कि अदालत का हुक्म तो है कि आपको खत एनआरओ के हवाले से तो लिखना है। देखिए जावेद साहब, अभी आपने बात करी कि ये कानून बड़ी उजलत में लाया गया। मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ पे जो पिटिशंस आई थी, 27 या 28 पिटिशंस थी, उनको सुनने में भी मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ी उजलत की गई, और आज फैसला देने में भी मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ी उजलत की गई, क्योंकि 8 अगस्त भी बहुत ही करीब है। तो ये तो फिर अगर हम एक दूसरे की नीयतों पे शक करना शुरू कर दें तो फिर शक व शुबात तो बहुत सारे फिर पैदा होते हैं ना। बाबर रवान साहब देखिए साबिक वज़ीर कानून भी हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और बाबर रवान साहब खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ के तहत जो है उनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ हुआ है। वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है, जो वो कहते थे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन एक बड़ा अभाम था कि जी 2003 का है या उससे पहले का है या उसके बाद का है, समझ नहीं आया पिछले प्राइम मिनिस्टर को किस कानून के तहत आपने सजा दे के घर भेज दिया, आने वाले आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये बातें कर रहे हैं। ये देखिए मैं जावेद साहब आपको एक बात बताऊं कि आइन से ना आपका झगड़ा है, ना मेरा झगड़ा है, ना पार्लियामेंट का है, ना अदालतों का झगड़ा होना चाहिए। आइन चलाता है इस मुल्क को, आइन आपको तमाम इख्तियारात देता है और आइन आपके तमाम इख्तियारात को महदूद भी करता है कि आपका क्या डोमेन है, पार्लियामेंट का क्या डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का क्या डोमेन है। हो सकती हैं इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल शिकें हो सकती हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ के अंदर जो नया आया था उसमें डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्शनेबल शिकें होंगी जो ऑनरेबल जज साहिबान को भी लगी, जिसमें और भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन पार्लियामेंट का अख्तियार था और पार्लियामेंट ने उसको किया। इन टोटलिटी आपने उस पूरे कानून को ख़त्म कर दिया ना। और आप देखिए ना इसमें क्या चीज़ थी, इंट्रा कोर्ट अपील की बात की गई थी, या ये कहा गया था कि जी 60 दिन के लिए आपको अपील का टाइम दिया जाए, तो क्यों नहीं, क्या इतनी क्या उजलत है, क्या जल्दी है कि किसी को आपने सजा देके फौरन आपने जेल भेज देना है या घर भेज देना है। अगर आप कानून साजी करते हैं और कानून की अगर आप तशरीह करना आपके अख्तियारात में शामिल है, तो आप बीच का एक रास्ता कोई निकालें जहां पर देखिए वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि जब आप कहते हैं कि इम्तियाजी कानून, तो उस वक्त पीसीओ के तहत जब उठाया जा रहा था तो वो तमाम इख्तियारात, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिमेन सस्पेंडेड। ठीक है, और कानून के रखवालों ने उस ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद है। शर्मिला साहिबा, बात उसी नुक्ते पे आके रुक रही है कि 8 अगस्त का मामला है और ज़ाहिर है कि ये कहा गया है कि एनआरओ के हवाले से इस स्विस हुकाम को जो ख़त लिखना है वो 8 अगस्त को हुकूमत ने जवाब देना है। 2 हफ्ते की तो मोहलत मिल गई थी हुकूमत को। इस दौरान ज़ाहिर है तौहीन अदालत का जो एक्ट है उसको भी कलअदम करार दे दिया गया। क्या आपके वज़ीर आज़म साहब अब ख़त लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? देखिए जावेद साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दे चुके हैं कि ये एक कलेक्टिव कैबिनेट का डिसीजन होगा, और ज़ाहिरी बात है कि आपके पास इस वक्त एक नए लॉ मिनिस्टर हैं
वो अपनी राय देंगे, वो कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे और कैबिनेट जो कलेक्टिवली डिसीजन लेगी वो जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दिया जाएगा। मैं यहाँ पर बैठ के प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे तो जवाब दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को स्ट्राइक डाउन करने की इतनी उजलत क्या थी। और भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। अभी कल ही एक केस लगा था जिसमें 1 महीने के लिए एडजॉर्नमेंट भी दे दी गई है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नेचर का केस था, उसमें भी बड़ी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं कुछ लोगों पे। लेकिन बात ये है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है और ये अख्तियार उसको आइन भी देता है कि अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो उन तमाम चीज़ों को रिव्यू भी करे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक प्राइम मिनिस्टर, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ के तहत आपने घर भेजा उसे, पीपल्स पार्टी ने उस पर एजिटेट नहीं किया। पीपल्स पार्टी चाहती तो बहैसियत सबसे बड़ी सियासी जमहूरी जमात की उस पर एजिटेट कर सकती थी। हम चाहते तो कंट्री वाइड स्ट्राइक करते, हम चाहते तो एजिटेट करते, हम टायर जलाते, हम हंगामे करते, हम शोर मचाते। हमने नहीं किया, बिकॉज हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते थे और हम ये चाहते थे कि जो प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसकी कंटिन्यूटी रहे। हम पार्लियामेंट में दोबारा गए, हमने अपना दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है जुडिशल रिस्ट्रेंट। बहुत सारे इदारे लिखे गए हैं, बहुत सारे जुरिस्ट सामने आए हैं, बहुत एमिनेंट जुरिस्ट सामने आए जिन्होंने ये बात की है जुडिशल रिस्ट्रेंट की। आइन के अंदर ही एक आर्टिकल दर्ज है जिसका नंबर है आर्टिकल 188। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि वो अपने बनाए हुए ऑर्डर और जजमेंट्स की रिव्यू करे। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मजमूई हालात हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जमहूरियत बमुश्किल कई अदवार बाद पाकिस्तान के अंदर अपने 5 साल पूरे करने एक जमहूरी हुकूमत जा रही है। माजी में हटाया गया मिलिट्री कूज हुए जिसको अदालतों ने जुडिशल कवर दिया और कहा जनाब कि आप ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत ये ज़रूरी था। वो उस गुनाह में वो शरीक भी रहे, लेकिन आज कोई उनसे पूछता नहीं है। इस वक्त अगर एक जमहूरियत, चाहे आपको कितनी ही बुरी क्यों ना लग रही हो, लेकिन जमहूरियत के अंदर, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक इनबिल्ट एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होता है। वो ये होता है कि अगले इलेक्शन में अवाम आपको रिजेक्ट करती है या इलेक्ट करती है। वो प्रोसेस ज़्यादा दूर नहीं है, 4.5 साल गुजर चुके हैं, 6 माह और रह गए हैं। अच्छा, मैं नहीं समझती कि इतनी उजलत होनी चाहिए कि वो एक एनआरओ जजमेंट के एक पैराग्राफ 177 और 178 पे, जिसके तहत हमारा बार बार मौक़िफ़ एक तरीके से सामने आ चुका है कि भाई मुल्क के सदर को, चाहे वो कोई भी हो, आसिफ अली जरदारी साहब को छोड़ दें, कोई भी हो, आने वाले सुदूर के लिए भी है कि उनको इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा, इसमें लेकिन इसमें एक फैसले में छठी ऑप्शन का भी जिक्र किया गया है। नहीं होगी, कोई और आएगा, सदर साहब सदर नहीं रहेंगे, आप एक छठी ऑप्शन थी वो थी कि अवाम की तरफ चले जाएं, यानी इंतखाबात का एक ऑप्शन था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी था, तो क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी? बट अगेन जावेद साहब, देन अगेन ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है टू कॉल फॉर इलेक्शंस। प्लीज ये चीज अंडरस्टैंड करें, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ ना कि इदारों के अख्तियारात आइन में दर्ज हैं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन की कॉल देना इलेक्शन कमिश्नर का काम है, हुकूमत वक्त का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट का काम नहीं है। दिस इज नॉट द ऑप्शन विद सुप्रीम कोर्ट टू कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस। This is the right, the prerogative and the constitution for the government of the day. देखिए, आप अपने फैसलों पे अमल कराने के लिए आपके पास कुछ अख्तियारात ज़रूर हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को डिरेल करने निकल जाएं। देखिए, इस वक्त मुझे एक स्टेटमेंट चीफ जस्टिस फ़खार चौधरी साहब का बहुत अच्छा लगा कि इस मुल्क में हम सब ने रहना है, इस मुल्क में जमहूरियत को हम सब ने प्रोटेक्ट करना है, हम प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं सलाम उनको पेश करती हूँ, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के ही मोतबर जज साहिबान थे जिन्होंने जुडिशल डिक्टेटरशिप्स को जुडिशल कवर दिया और डिक्टेटर्स को कहा कि जी ठीक है, डॉक्ट्रिन की नेसेसिटी के तहत आप आ गए हैं, अब आप यहाँ बैठे रहें, आइन में भी तरमीम करें, रेफरेंडम भी कराएं, जो चाहे आप करें इस मुल्क की किस्मत के साथ, लेकिन अब चलें ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो जब आपने प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेसी को, तो ऐसी क्या उजलत है? क्या उजलत है कि आप हर 2 महीने बाद, हर 1.5 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर को घर भेजेंगे?
एक आइन के अंदर एक शिक है, नहीं पसंद आता है जनाब, तो ये पार्लियामेंट का काम है कि उस शिक को आर्टिकल 248 को निकाल बाहर फेंके। ये किसी और का काम नहीं है, ये किसी और इदारे का काम नहीं। जावेद साहब देखिए, इस वक्त आपका मुल्क एक बड़े नाजुक मोड़ के ऊपर है। वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर। इस वक्त अगर हम पीछे चले गए, इस वक्त अगर हम जमहूरियत को डिरेल कर देते हैं, तो न जाने फिर कितने साल बाद फिर मुल्क में वापस। अच्छा, ये शर्मिला साहब बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है, हमें ये मौका वापस मिलेगा। नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं हम, तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अवाम तो जाहिर है आपको वोट देते हैं, आपको असम्बलियों में भेजते हैं, लेकिन उनका फिर ये गिला ये होता है कि हम जब अपनी हुकूमत से कुछ मांगते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। जावेद साहब, मुल्क नाजुक दौर से गुजर, आपने बिल्कुल सही बात करी। मैं जब से पैदा हुई हूं ना, और मैंने जब से होश संभाला है, मैं यही सुन रही हूँ कि जी मुल्क में तबाही हो रही है और मुल्क बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे है। मैंने भी ये सुना, और मैं पैदा उस वक्त हुई जब जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप थी, तो मैंने अपनी जिंदगी के आधे हिस्से में तो डिक्टेटरशिप से देखी। तो मेरी जिंदगी में जमहूरियत की बड़ी कदर है, क्योंकि मैंने देखा है अपने पुरखों को उस तकलीफ में, उस कर्ब में, जो वो बताते हैं वो बातें कि जी डिक्टेटरशिप में ये होता था। अच्छा, ये इसी नुक्ते की तरफ आते हैं। शर्मिला साहब, आपसे बात करते हैं, लेकिन हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुमताज़ आइनी माहिर हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने। सलमान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सलमान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का जो एक्ट है उसे कलअदम करार दे दिया है। आप सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपका टेक क्या है उनके इस फैसले के बारे में। देखिए जी, इस फैसले के बारे में कोई खास हैरत की जरूरत नहीं है। बाज शकें जो थी इस कानून की कि वो तो वाज़े तौर पे गैर आईनी थी। जब इस सेनेट में बहस हुई, एतजाज एहसन साहब ने भी कहा, रजा रब्बानी साहब ने भी कहा कि आप इस किस्म का इस्तिस्ना वजीर आजम और दीगर वज़रा के हवाले से तौहीन अदालत की हद तक नहीं पैदा कर सकते। आइन बड़ा वाज़े है, आर्टिकल 204 बड़ा वाज़े है कि कोई भी शख्स, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहाँ एनी पर्सन, कोई भी शख्स अगर हुक्म अदूली करता है तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। इस कानून ने ये कोशिश की कि वजीर आजम और वज़रा को एक किस्म का इस्तिस्ना दे दिया जाए कि वो चाहें तो माने, चाहें तो ना माने अदालती हुक्म। तो इसलिए इस हवाले से तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाकी बातें थी जो ज्यादा बहस तलब थी, जो इसमें अपील दी गई थी और कई अपीलें और अपील की जो मुद्दत दी गई थी, उस हवाले से अदालत ने ये समझा है कि इन अपीलों से जो एक हुसूल इंसाफ का मकसद आइन का, उसको ठेस पहुंचती है। तौहीन अदालत का कानून आम आवाम के लिए है, ये अदालत के लिए नहीं है, अदालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। इसका मकसद ये है कि माशरे में इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो। अगर एक फैसला आता है और उस फैसले पर अमल दरामद को इतना पेचीदा और मुश्किल बना दिया जाता है कि वो इंसाफ के उसूल में एक बड़ी रुकावट बन जाता है कानून, तो फिर उस कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आइन से मुतसादिम समझेंगे और उसको कलअदम करार देते हैं। ये आज के फैसले का खुलासा है। ठीक है सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जब हम बात कर रहे थे कि मुल्क नाजुक मोड़ पे है, तो वो मुल्क नाजुक मोड़ पे किस वजह से है। अंदरूनी हालात भी हैं, कुछ बैरूनी हालात में भी हैं, खुसूसी तौर पर जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं और उस अफ़गानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भी इंतहाई अहम हैं। अब शायद लग रहा है कि जो अस्करी मुलाकातें हुई हैं, अस्करी सतह पर जो पाकिस्तान और अमेरिकी हुकाम की मुलाकातें हुई हैं, उससे कुछ बर्फ़ पिघल रही है। ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस बात पे कि मुल्क के अंदर और बाहर ख़तरात मंडला रहे हैं, खुसूसी तौर पर अगर अफ़गानिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो उस हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के अस्करी हुक्काम ने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें की हैं। अगर हम देखें तो 2 रोज़ के दौरान अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के सरबराह जनरल जॉन एलन से मुलाकात की है, और इसके साथ साथ अमरीका के अंदर भी जो DGISI हैं उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। जनरल कियानी की जो मुलाकात हुई है उसमें मुतालबा किया गया है कि ISAF सरहद पार से हमले रोके और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी होने चाहिए।
इसके साथ साथ DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम की मुलाकात CIA के सरबराह से हुई, अमरीकी हुकाम से हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि जो अहम तरीन मुलाकात हुई है उसमें अहम तरीन पेशरफ्तें हुई हैं पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि अस्करी क़यादत की दानिशमंदी की वजह से इसका फ़ायदा सिविल क़यादत को भी होगा। DGISI की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में अमरीका के साथ ताल्लुकात में तनाव कम होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है, हमें अहम तरीन ज़राए ने यह बताया है कि DGISI ने ड्रोन हमलों पर अमरीकी हुकाम को अपना मुकम्मल जो एक पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके साथ साथ अस्करी क़यादत का जो एक मुकम्मल नुक्ता नज़र है वो भी समझाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में अगरचे अमरीका अभी ड्रोन हमले करने पर रजामंद तो नहीं हुआ, लेकिन अहम तरीन ज़राए ये बता रहे हैं कि कम से कम ड्रोन हमले कम करने पर अमरीका राज़ी नज़र आता है और आने वाले दिनों में यह महसूस किया जाएगा कि ड्रोन कम हमलों में बतदरीज कमी आएगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में तनाव अस्करी क़यादत की इन मुलाकातों से किस हद तक कम हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, स्काई न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं जनाब मज़हर तुफ़ैल, और हमारे साथ मौजूद रहेंगी शर्मिला फ़ारूकी साहिबा भी। मज़हर तुफ़ैल साहब, आप बताइएगा कि किस हद तक तनाव कम करने में मदद मिली है जो ये हालिया मुलाकातें हुई हैं अमरीकी अस्करी हुकाम के साथ? जी जावेद, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनरल शुजा पाशा के दौर में एक डेडलॉक आ गया था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, बल्कि वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहिए कि GHQ और पेंटागन के दरमियान शदीद इख्तलाफात भी थे और डेडलॉक था मुकम्मल तौर पर, और दोनों तरफ से कोई बात मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही थी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी के हालिया दौरा अमेरिका में और उससे अगर गुज़िश्ता 72 घंटों का आप मुआवजना करें तो पाकिस्तान के अंदर नेटो सप्लाई लाइन की बहाली का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके बाद जनरल जॉन एलन का दौरा पाकिस्तान जिसमें जनरल कियानी के साथ उन्होंने बातचीत की, और जनरल कियानी ने जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र था दिफाई लिहाज से, खुसूसन जो जैसे आपने बताया कि सरहद पार जो पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू उन्होंने इधर उठाया, और पेंटागन के साथ और CIA चीफ के साथ और अमेरिकन सेनेटर के साथ जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की जो मुलाकातें हुई हैं उसमें उन्होंने मुकम्मल कामयाबी तो नहीं कह सकते, मगर किसी हद तक उन्होंने वो डेडलॉक ख़त्म करने में कामयाबी भी हासिल की है, और उन चीज़ों को बावर कराया है कि पाकिस्तान जो है एक आज़ाद रियासत है और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं, तो पाकिस्तान ने अपने तरीके के साथ उसे हल करना है, ना सिर्फ कि अमेरिका या बैरूनी दबाव के तहत। तो ये चीज़ जो है अमेरिकन ने तस्लीम किया है और इसमें मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जिसका कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है वाज़ेह तौर पर सबूत भी सामने आएगा और कुछ ऐसी डेवलपमेंट होंगी कि जो इस दौरे से मुतल्लक बड़ी मुस्बत ठीक है। अच्छा, इस पे तो अब आते हैं कि वो क्या ऐसे इशारे होंगे कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकेंगे कि एक बेहतर अतराफ पे बेहतर सिमत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जा रहे हैं। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, ये जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, ये बड़े अहम हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका वो कुछ नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो ख़ासकर खुसूसी तौर पर जो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका को अपना नुक्ता नज़र समझाने के लिए हमें क्या करना होगा, या हम उनको समझा नहीं पा रहे और उन्हें क्या करना होगा? देखिए जावेद साहब, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है कि जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं वो अपने उरूज पर हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आवाम का जो मौक़िफ़ है उसको अमेरिका तस्लीम नहीं कर पा रहा है। ज़ाहिरी बात है, वो भी जानते हैं कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं और उरूज पर हैं, लेकिन सुपर पावर है और वो समझते हैं कि ड्रोन अटैक्स एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने ईजाद किया है जिससे वो समझते हैं कि उनके हदफ जो है वो आसानी से बगैर कम खर्चे के, बगैर किसी ह्यूमन लॉस के उनकी तरफ से बगैर किसी ह्यूमन लॉस के वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और उसके बाद आप देखें कि जो पार्लियामेंट की तरफ से जो रेजोल्यूशन आया उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। और अभी जो आपके मोहतरम मेहमान जो बात बता रहे थे कि अमेरिका अब शायद इस बात पे किसी हद तक राज़ी हुआ है या समझने की कोशिश कर रहा है
कि ड्रोन अटैक्स में कमी आनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको नुकसान ज़्यादा पहुंच रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान में अब तो एक देखिए ना, इस ड्रोन अटैक्स के हवाले से अगर आप देखें तो इस पर अब सियासत भी बहुत हो रही है। जो अपोजिशन की जमातें हैं या जो पार्लियामेंट से बाहर जो बैठी जमातें हैं, उन्होंने तो अपना पूरी सियासत का महवर ये बना लिया है कि जी हम पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अमेरिका के हाथों बिक चुकी है, अमेरिका के सामने लेट चुकी है और भीख का प्याला ले लिया है। देखिए, द ओनली जो टूल हमारे पास इस वक्त है वो ये है कि हम उनसे डायलॉग करें और बड़े एक स्ट्रेटेजिक तरीके से डायलॉग करें, जो हम कर रहे हैं। जब सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ और आपके फौजी जवान शहीद हुए, उसके बाद एक बड़ा स्टेप आपने लिया पाकिस्तान ने, और उसकी मैं आई थिंक क्रेडिबिलिटी आप ना सिर्फ फौज को दें बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट को भी दें कि आपने एक पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक स्टैंड लिया है आपने और उस पर आप डटे रहे हैं। आपने अपना शमसी एयरबेस भी वापस लिया, बॉन कॉन्फ्रेंस में वो आने के लिए आपसे मिन्नतें करते रहे, आप नहीं गए। और पहले ये बात वो कहते थे कि जी माफ़ी कौन सी माफ़ी, देयर नो क्वेश्चन। और अब वही अमेरिका है जो अब एक यू टर्न लेके कहता है कि जी डीपेस्ट रिग्रेट्स, वो कहता है, ये दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट दे यूज। तो इसमें एक बड़ा एक शिफ्ट आया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक स्टैंड हमने लिया डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास वो सलाहियतें नहीं है कि हम अमेरिका के साथ जंग में जा सकें, और किसी भी मुल्क के साथ जंग में जाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इस वक्त आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बात कर रही है, आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है बात कर रही है। यहाँ पर जनरल एलन आए हुए हैं, वहाँ पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम गए हुए हैं। तमाम जो इस वक्त जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप जिस चीज़ पे ऊपर बेस करते हैं, जिसमें आपकी इन्हांस कोऑपरेशन है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, या कोई जॉइंट ऑपरेशन आपने करना है ट्राइबल एरियाज में अगेंस्ट टेररिस्ट, उसके ऊपर जो है एक बड़ी मजमूई तरीके से बातें हो रही हैं और बड़ी इंटेंस उसके ऊपर नेगोशिएशंस और डायलॉग्स हो रहे हैं। अच्छा मज़हर साहब, इसमें क्योंकि आप इम्पासे तो नहीं, एक प्रोलॉन्ग्ड इम्पासे तो नहीं हो सकता ना, यू हैव टू मूव ऑन इन योर रिलेशनशिप। ठीक है मज़हर साहब, एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है उसको दरपेश था शुरू से ही, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मसला कि अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी वो ऑनेस्टली वो नहीं कर रहे थे, ईमानदाराना तरीके से नहीं कर रहे थे, और पाकिस्तान आर्मी का हमेशा से ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अब आप क्या कहते हैं कि एक तो ड्रोन हमलों का मामला है, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या उन्हें भी किसी हद तक एड्रेस कर लिया जाएगा? जी, जहाँ तक जवेद मेरी इत्तला है, उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने और जनरल कियानी ने भी जो अमेरिकन के साथ मुलाकातें की हैं, इस इम्पॉर्टेंट इशू को उठाया है। और ये इम्पॉर्टेंट इशू जो था, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुख्तलिफ डेलीगेशन जब अमेरिकन के साथ मिले हैं, उस वक़्त उन्होंने भी इस इशू को उठाया था। और अस्करी क़यादत ने अब तो बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को लिया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो फार्मूला ट्राईपॉड कमीशन में पहले से बना हुआ है, जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बना था, और उस वक़्त उनके जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद इसमें तातुल पैदा हो गया था, बल्कि डेडलॉक आ गया था। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि ये इशूज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट इशू जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का है, ये काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएगा। और दोनों ममालिक के दरमियान, देखें अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफ राय था, उसमें मेन जो चीज़ थी वो अदम एतमाद की फ़ज़ा थी, दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा था। तो अब जब ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, एतमाद साजी बहाल होगी, तो तब भी जो है, जो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो मिल बैठ कर ही हल किए जा सकते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं किए जा सकते। ये बात अमेरिकन को भी पता है, और ये बात पाकिस्तान की अस्करी और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप दोनों को पता है कि पाकिस्तान के जितने कोर इशूज़ हैं वो मिल बैठकर मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे, लड़ाई झगड़े से हल नहीं होंगे। और लेकिन ड्रोन का जो मामला है ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि उसमें ज़ाहिर है बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, और वो हमारी सालमियत के लिए भी ज़ाहिर है कि उसके भी ख़िलाफ़ है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, यानी हमारे ही जो लोग हैं जो कि बेगुनाह मरते हैं, उनमें एक इंतकामी जज्बा पैदा होता है, और फिर वही लोग पाकिस्तान की स्टेट को खुद फिर उसकी रिट को चैलेंज करते हैं। ये किस हद तक हमने उनको बताया है?
देखिए जावेद, यही चीज़ जो है ये जनरल ज़हीर ने अपने इस हालिया दौरे में अमेरिकन अथॉरिटीज़ को बताई है कि अमेरिकन अगर पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और दीगर इशूज़ पे जो फंडिंग भी कर रहे हैं, तो उनकी तमाम जो अच्छाइयाँ हैं, तमाम जो अच्छे इकदाम हैं, वो सारे के सारे जब वो ड्रोन अटैक करते हैं तो वो नफरत में तब्दील हो जाते हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप उन्हें बताती रही, मगर अमेरिकन पहले इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। मगर अब कम अज़ कम ये चीज़ ज़रूर हुई है कि अमेरिकन जो हैं उन्हें एहसास हुआ है कि हम जो हैं जिस अंदाज से, जिस तेज़ रफ्तारी से ड्रोन अटैक कर रहे थे पाकिस्तान में, उसका उल्टा उन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंच रहा था। और जो एक चीज़ थी कि पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया है, अब कम अज़ कम हम उस ड्रामा से भी बाहर निकले हैं और अपना मौक़िफ़ जो है उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया है। इसीलिए ये एक उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक जो है वो ख़त्म तो नहीं होंगे, अलबत्ता कम ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यही एक मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया मदर तुफैल साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने भी आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इन सेशन प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।